नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मानव रक्त से संबंधित एमसीक्यू टेस्ट को सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, आप भी कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वयस्क स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है तो कितनी होती है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 से 6 लीटर। जो वयस्क स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अच्छा, आपको पता है कि जो रक्त है वह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। साथ ही मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो रक्त होता है वह शरीर का सबसे मुलायम ऊतक भी माना जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि शरीर का सबसे मुलायम ऊतक कौन सा है, रक्त है। अब अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी 7.4। जो मानव रक्त का पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आंसू का जो पीएच मान होता है वह भी 7.4 होता है, ठीक है। यानी रक्त और आंसू का जो पीएच मान होता है वह दोनों बराबर होते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रक्त निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी हेमेटोपाइसिस। जो रक्त निर्माण की प्रक्रिया होती है उसको हेमेटोपाइसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी अस्थि मज्जा में। जो शरीर है उसमें रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी दो कंडीशन होती हैं, एक जन्म से पहले और एक जन्म के बाद। अगर बात करें जन्म से पहले की, तो जन्म से पहले रक्त का निर्माण कहाँ होता है, भ्रूण अवस्था में। अगर पूछा जाता है आपसे कि भ्रूण अवस्था में बच्चियों में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो सही जवाब होगा प्लीहा या फिर स्प्लीन या फिर तिल्ली। तीनों एक ही के नाम है। प्लीहा भी ऑप्शन में हो सकता है, स्प्लीन और तिल्ली तीनों ऑप्शन में हो सकते हैं। तो यहीं पर भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण होता है और जन्म के बाद रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो वह होता है अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, रक्त प्लाज्मा किस रंग का होता है। तो इसका जवाब तो आप सबको पता होगा। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी हल्का पीला रंग का। जो रक्त प्लाज्मा होता है उसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, रक्त प्लाज्मा का रंग पीला किसके कारण होता है। अभी तो हमने ये जाना कि रक्त प्लाज्मा हल्का पीला होता है और किसके कारण होता है वो आपको बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी बिलिरुबिन प्रोटीन के कारण, ठीक है। रक्त प्लाज्मा में बिलिरुबिन प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। साथ में आप यह भी याद रखिएगा कि जो बिलिरुबिन होता है वह प्रति 100 ml में 2.0 mg उपस्थित होता है, ठीक है। यानी रक्त में प्रति 100 ml में 2.0 mg उपस्थित होता है। तो आप इसको याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रक्त प्लाज्मा होता है क्या होता है, आपको कमेंट करके बताना है। सजीव होता है, निर्जीव होता है या फिर दोनों होते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी जो रक्त प्लाज्मा होता है वह निर्जीव होता है, ठीक है। और साथ ही एक होता है रक्त कोशिका। आपको पता है कि रक्त जो होता है वो दो पार्ट में बटे होते हैं, रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिका। तो जो रक्त प्लाज्मा होता है वो तो निर्जीव होता है, लेकिन जो रक्त कोशिका होता है वह सजीव होता है, ठीक है। तो आप इसके बारे में याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त कोशिका की प्रवृत्ति क्या होती है, तो वह होता है सजीव। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में रक्त कोशिका कितने प्रतिशत पाई जाती है। अभी मैंने आपको बताया था कि रक्त कोशिका सजीव होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। जो रक्त कोशिका होता है वो लगभग 45% मानव शरीर में उपस्थित होता है और रक्त प्लाज्मा जो होता है वह 55% उपस्थित होता है, ठीक है। और एक सजीव होता है और एक निर्जीव होता है। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितने प्रतिशत होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी 7%। कुल वजन का 7% मनुष्य के शरीर में रक्त उपस्थित होता है। और कितने लीटर होता है, तो वह होता है 5 से 6 लीटर। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, रक्त में आरबीसी निकालने के बाद शेष क्या बचते हैं। यानी अगर रक्त से यानी ब्लड से आरबीसी रेड ब्लड सेल्स निकाल दिया जाए तो उसके बाद शेष भाग जो होता है वह क्या बचते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लाज्मा। जब आरबीसी रक्त से निकाल दिया जाता है तो केवल रक्त में क्या बचता है, प्लाज्मा बचता है, ठीक है। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन को निकालने के बाद शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है। यानी इससे पहले हम लोगों ने जाना कि अगर रक्त से आरबीसी को निकाल दिया जाए तो क्या बचता है, प्लाज्मा बचते हैं। और अगर प्लाज्मा से भी फाइब्रिनोजन को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, वह आपको कमेंट करके बताना है।
तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी सीरम। जब प्लाज्मा से फिब्रिनोजन को निकाल दिया जाएगा तो वह शेष भाग क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। ठीक है। और हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। पहाड़ों में जाने से आरबीसी की संख्या में क्या फर्क पड़ता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी बढ़ जाती हैं। पहाड़ों में अगर कोई जाता है ज़्यादा ऊंचाई पे तो मनुष्य के शरीर के अंदर उपस्थित आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि संख्या ही नहीं बढ़ती बल्कि उन आरबीसी के आकार भी बढ़ जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आरबीसी किस आकार का होता है तो सही जवाब होगा रोलेक्स। ठीक है। आरबीसी जो होता है वह सिक्के के आकार का होता है जिसको रोलेक्स बोला जाता है। तो आप दो चीज़ें याद रखिएगा कि पहाड़ों में जाने से आरबीसी की संख्या में तो बढ़ोतरी होती ही होती है, साथ ही उसके आकार में भी बढ़ोतरी होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और हमारे सामने अगला प्रश्न है कि सोते समय आरबीसी की संख्या में क्या फ़र्क पड़ता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी आरबीसी की संख्या घट जाती है। ठीक है। जैसे पहाड़ों में चढ़ने से आरबीसी की संख्या बढ़ जाती थी और आकार भी बढ़ जाता था, ठीक उसके अपोजिट सोते समय आरबीसी की संख्या कम हो जाती है और आकार भी थोड़ा छोटा हो जाता है। ठीक है। और हमारे सामने अगला प्रश्न है कि निम्न में से आकार के हिसाब से सही क्रम क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी हो गया, उसके बाद हो गया प्लेटलेट्स और फिर उसके बाद हो गया आरबीसी यानी सबसे छोटा आरबीसी और सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि एक बार में रक्त का कितने प्रतिशत भाग दान किया जा सकता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी एक बार में रक्त का 10% भाग दान किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि जो रक्त होता है उसको ब्लड बैंक में 4 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाता है। ठीक है। और लगभग 1 महीने तक इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। आपको ऑप्शन में मिल जाएगा लगभग 5 से 6 हफ्ते। ठीक है। और हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक में रक्त को अधिकतम कितने दिन तक रखा जा सकता है? तो ये चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि लगभग 5 से 6 हफ्ते यानी लगभग 30 से 35 दिन तक रक्त को रखा जा सकता है। वैसे कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 42 दिन भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है। तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रक्तदान की गणना यूनिट में की जाती है, जो कि 1 यूनिट बराबर होता है। यानी 1 यूनिट बराबर कितना होता है आपको बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी 350 ml। रक्तदान की जो गणना होती है यूनिट में होती है और 1 यूनिट बराबर होता है 350 ml। ठीक है। और हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम क्या है, या फिर ये कह सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी ल्यूकोसाइड। जो डब्ल्यूबीसी है उसका रासायनिक नाम होता है ल्यूकोसाइड। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है प्लेटलेट्स को, और एक होता है इरेथ्रोसाइट जो कि आरबीसी को बोला जाता है। तो आप इनके भी नाम साथ में याद रखिएगा। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि डब्ल्यूबीसी के सामान्य से कम होने पर कौन सा रोग होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी ल्यूकोपेनिया रोग। अगर डब्ल्यूबीसी जो है वह सामान्य से कम हो जाता है तो उस रोग को बोला जाता है ल्यूकोपेनिया। ठीक है। और अगर सामान्य से ज़्यादा हो गया तब भी एक रोग होता है, उसको बोला जाता है ल्यूकेमिया। ठीक है। या फिर कह सकते हैं ब्लड कैंसर। तो आप इनको याद रखिएगा। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि शरीर में जीवाणु यानी एंटीजन का आक्रमण होने पर उसे नष्ट करने के लिए शरीर किसका निर्माण करता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी एंटीबॉडी। जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने के लिए शरीर जो है वह एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और मैं आपको बता दूं कि जो एंटीबॉडी होता है वो अगर शरीर में एक बार बन गया तो फिर वह जीवन पर्यंत बना ही रहता है, कभी भी नष्ट नहीं होता। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि शरीर में विषाणु यानी वायरस का आक्रमण होने पर उसे नष्ट करने के लिए शरीर किसका निर्माण करता है? इससे पहले तो हम लोगों ने जीवाणु की बात की थी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी इंटरफेरॉन। जो इंटरफेरॉन्स होता है उसका निर्माण करता है शरीर किसके नष्ट करने के लिए? विषाणु यानी वायरस को नष्ट करने के लिए। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? तो एंटीबॉडी होते हैं 5 प्रकार के। ठीक है। उन प्रकारों के नाम अगर आपको याद रखना है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो वह 5 प्रकार होते हैं एंटीजन जी, एंटीजन ए, एंटीजन एम, एंटीजन ओ और एंटीजन ई। अगर आपको इनके नाम याद रखने हैं तो आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, गम दे। ठीक है। गम दे GAMDE। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि एंटीजन 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? GAMD और ई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि डब्ल्यूबीसी की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी ग्रेबिल ने। डब्ल्यूबीसी की जो खोज है वह ग्रेबिल द्वारा की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 से 4 दिन। ठीक है, यानी डब्ल्यूबीसी का जीवन काल लगभग 2 से 4 दिन होता है। कहीं कहीं आपको यह ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप उसको भी ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में ये नहीं होता तो फिर ऑप्शन आप उसको भी टिक कर सकते हैं। और अगर आपसे आरबीसी का पूछा जाता है तो आरबीसी 100 से 120 दिन तक जीवित रहती है। ठीक है, तो इस तरह से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।